जो आजकल ज्योतिष चल रहा है, जो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, वो शायद उतना सही नहीं है जिस तरीके से वो बताते हैं, चाहे वो उपाय हो, चाहे वो भविष्यवाणियां हो। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, जो बता रहे हैं कि इसका ऐसा होगा, उसका वैसा होगा, ना वो ये बता रहे होते हैं कुंडली कैसी है, उसमें ग्रह कहाँ बैठे हैं। फिर सोचते हैं हम शायद इनके पास कोई अलग विधा होगी। ये राहु और केतु को लेकर भी तरह तरह की धारणाएं फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं। राहु यदि वर्गोत्तम हो जाए, जिस राशि में लगन कुंडली में बैठा है, उसी राशि में अगर जाके नमाज कुंडली में बैठ जाए तो आदमी को अपार धन संपत्ति देता है, शुभ प्रभाव देता है। राहुल गांधी जी के पंचम भाव में बैठा है राहु। अच्छा, और वो क्या कर रहा है? पंचम भाव बुद्धि का स्थान होता है। राहु इज डीमन, कंफ्यूजन, इल्यूजन। उनकी तुला लगन की कुंडली है। शनि चतुर्थेश है, वो सप्तम भाव में नीच का होके बैठा है। सिंहासन का जो स्थान है उनका, वो कमजोर है बहुत ज्यादा। इंदिरा गांधी जी ने एक बार संतों पर गोलियां चलवा दी थी, तो उन्होंने श्राप दिया था इंदिरा गांधी जी को कि तुम्हारे वंश का नाश होगा। अच्छा, इसीलिए पहले संजय गांधी जी की दर्दनाक मौत हुई, इंदिरा गांधी जी की भी दर्दनाक मौत हुई और राजीव गांधी जी की भी दर्दनाक मौत हुई। टॉरस लगन के लिए या लिब्रा लगन के लिए शनि राजयोग कारक होता है। अच्छा, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है और चंद्रमा से अगले भाव में अगर 28 से ज़्यादा बिंदु हैं तो 7.5 किसी भी रूप में बुरा फल दे ही नहीं सकती। हमारे देश के 15 प्रधानमंत्री अपनी 7.5 में ही बने हैं। शनि कहते हैं कि न्याय का देवता होता है। हाँ। मैंने कहा ना, पूर्व जन्म के कर्म के लेखा का फल देने आता है ये। तुला कहते हैं तराजू को। जुडिशरी कोर्ट में आपको वो आंखों पट्टी बांधे हुए तुला लिए हुए मिलेगा। ये न्याय का देवता भी होता है। आप किनको संत मानते हैं? संत वो होते हैं जो एकांत में बैठ के अपना ध्यान भजन कीर्तन करते हैं एकांत में। प्रेमानंद जी को संत मानते हैं? मैं तो संत सिर्फ गुरुदेव श्री कैन राव जी को मानता हूँ। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बार आपके सामने फिर से एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषी अनिल कुमार जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं हमेशा अपने गुरुदेव श्री कैन राव जी को नमन करता हूँ शुरू करने से पहले। मैं बता दूं कि अनिल जी की खासियत ये है कि ये बाकी ज्योतिषों से थोड़ा सा हटके हैं। हटके इसलिए हैं, इनका कहना है कि जो आजकल ज्योतिष चल रहा है, जो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, वो शायद उतना सही नहीं है जिस तरीके से वो बताते हैं, चाहे वो उपाय हो, चाहे वो भविष्यवाणियां हो। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो दाल पूरी की पूरी काली है या इस कालेपन को हम हटा सकते हैं, उससे पर्दा उठाएंगे अनिल जी। अनिल जी, ये जो ज्योतिषियों की आजकल होड़ तो लगी हुई है, साथ ही साथ हम राहु केतु पे भी बात करेंगे, शनि की 60 सती पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्योंकि ऑफ द कैमरा मेरी और आपकी बात इसी बात पे हमने ख़त्म की थी कि ऐसा ज्योतिषी नहीं होता है जिस तरह से आजकल ज्योतिष को लिया जा रहा है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, ज्योतिष का ज्ञान इतना विस्तार लिए हुए है, ये एक तरह से समुद्र के बराबर ज्ञान है जो शायद गुरुदेव हमारे रावसर बताते हैं 10 जन्म में भी आप ये सीख नहीं पाएंगे। तो ज्योतिष का किसको कितना ज्ञान है, किस तरह से पढ़ाई करी है उन्होंने, तो वो अमूमन जो दिखाई देता है वो उस चीज़ की कमी दिखाई देती है। कोई कुंडली नहीं बता रहा होता है, जो बता रहे हैं कि इसका ऐसा होगा, उसका वैसा होगा, ना वो ये बता रहे होते हैं कुंडली कैसी है, उसमें ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस घर के। मतलब ये कुंडली जब मिस है तो आप कैसे बता रहे हैं? बड़ा अजीब सा लगता है देख के। फिर सोचते हैं हम शायद इनके पास कोई अलग विधा होगी। ये हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करने वाले हैं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझते हैं कि कोई भी ग्रह है वो किसी अपने घर का स्वामी होता है कुंडली में, उसके कुछ सिग्निफिकेशंस होते हैं जो कि बृहद पराशर हो रहा शास्त्र में और बहुत से ज्योतिष के ग्रंथ हैं उसमें दिए हुए हैं। तो कभी कभी लगता है वो मैच नहीं हो रहे उनसे। कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, इस पे थोड़ा सा कभी कभी डाउट होता है। अब डाउट की आपने बात की, सीधे राहु और केतु पे चलते हैं, क्योंकि राहु और केतु को लेकर भी तरह तरह की धारणाएं फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं। राहु केतु, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि होता क्या है? राहु केतु एक तरह से हम इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है
और पृथ्वी के चारों ओर इसका एक सैटेलाइट होता है। चंद्रमा जब घूम रहा है तो जहाँ पर चंद्रमा नॉर्थ और साउथ पोल में काटता है तो वहाँ पे उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें हमने नाम दिया राहु और केतु। ये एस्ट्रोनॉमिकली है। इसके बाद कुछ पुराणों में कथाएं आती हैं कि बनती हैं, या जो भी कहें आप, कि जब अमृत मंथन चल रहा था तो जब अमृत का कलश निकला तो उन्हें ये राहु केतु लेके भागे सबकी भीड़ में से, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इन्हें पहचान लिया और उन्होंने शोर मचाया, वो पीछे भागे तो इनका सर से धड़ अलग कर दिया गया। तो इनका सर वाला हिस्सा जो है वो राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है वो केतु कहलाया। राहु और केतु का जन्म एक तरह से हम इसलिए मानते हैं कि जो उनमें सिग्निफिकेशन है, जो भी क्वालिटीज हैं वो होते हैं। तो ये सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं। तो जब भी सूर्य राहु के निकट आता है तो ये उसे एक तरह से एक्लिप्स कर देता है। कुछ 2-3 और कंडीशंस होती हैं एक्लिप्स की, जो हम ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा और यह माना जाता है कि वह समय अच्छा नहीं होता। सिर्फ राहु ही एक ऐसा वो ग्रह होता है जो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। नहीं तो हम कहते हैं सूर्य तो सोलर सिस्टम में किंग है, राजा है पूरे ग्रहों का, लेकिन जब राहु केतु एक्सेस में आ जाता है तो उसमें कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है सूर्य में। तो राहु केतु कुंडली में अगर है तो वो बुरा ही करते हैं, या फिर अगर किसी सही घर में बैठे हैं तो कुछ अच्छा भी करते हैं? नहीं, कुछ राशियां हैं उनमें शुभ प्रभाव बताए गए हैं राहु के। पराशर जी ने कहा अगर ये वृष राशि में होगा राशि, अच्छा। तो उच्च का होगा। ऐसी अलग अलग जो ग्रंथकार हैं उन्होंने अलग अलग राशियां बताई हैं राहु के लिए। राहु यदि वर्गोत्तम हो जाए, जिस राशि में लगन कुंडली में बैठा है उसी राशि में अगर जाके नवांश कुंडली में बैठ जाए तो आदमी को अपार धन संपत्ति देता है, शुभ प्रभाव देता है। जैसे मान लेते हैं हम राहु लगन कुंडली में तुला राशि में है और वही जाके नवांश में भी तुला राशि में बैठ गया तो वर्गोत्तम हो गया। या मेष राशि में राहु बैठा है, नवांश कुंडली में भी मेष में बैठ गया तो वर्गोत्तम हो गया। और वर्गोत्तम ग्रह हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं। ऐसे ही यदि राहु त्रिकोण के केंद्रों के साथ बैठ जाए, योग कारक जो प्लैनेट्स होते हैं आपकी कुंडली के, जैसे हम बात करें तुला लगन की, तुला लगन के लिए शनि योग कारक ग्रह होता है। अब आप समझिए, शनि को अमूमन अशुभ ही माना जाता है। आपने कहा राहु क्या कभी शुभ प्रभाव देता है, इसका मतलब आपके मन में धारणा है राहु तो बुरा ही देगा। तो जब ये ऐसे बैठ गया तो राहु भी योग कारक हो गया, शुभ फल देने में सक्षम है। और ये आप कुंडली देख के पता लगाएंगे? बिल्कुल। जो हमारे जैसे भारतीय उद्योग में ज्योतिष पढ़ाया जाता है, जो सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई भी कर ले, जो जूनियर अलंकार का पहला पार्ट भी कर ले, वो भी देख के बता सकता है कि राहु इसका कैसा अच्छा है, खराब है। किसी भी ग्रह की स्थिति बहुत आराम से देख सकते हैं आप कुंडली में। और केतु? केतु का भी बिल्कुल जो राहु का होता है वैसे केतु है। केतु भी अगर बैठ जाए आके किसी योग कारक ग्रह के साथ, या केतु वर्गोत्तम हो जाए तो 100% शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। बस दोनों के थोड़े थोड़े से सिग्निफिकेशंस अलग अलग होते हैं। और खराब कब होता है? राहु खराब तब माना जाएगा जैसे मान लीजिए पंचम में आकर बैठ गया। पंचम आपका बुद्धि का स्थान होता है। किसी अशुभ ग्रह की राशि में बैठ गया, जैसे शनि की राशि में, मंगल की राशि में आके बैठ गया। अब 5वां घर क्योंकि पढ़ाई का होता है, संतान के साथ साथ ही बुद्धि का भी होता है, तो वहाँ पे अड़चन आती है। अब राहु क्योंकि कन्फ्यूज़न का कारक है, इल्यूज़न है, पॉइजन है राहु आपका। बुद्धि के घर में अगर एक ग्रह आ गया तो आदमी को कन्फ्यूज़न देता है, पॉइजन भर देता है, यानी उसके थॉट प्रोसेस को नेगेटिव कर देता है। लेकिन यहीं अगर हम पढ़ाई की बात करें, थोड़ा सा और शुभ प्रभाव पंचम ग्रह पर आया, पंचम घर पर आया, तो हो सकता है किसी टेक्निकल पढ़ाई को करे। ऐसे ही अष्टम में चला गया तो हमारी आयु को हानि कर सकता है। किसी शुभ घर में अगर अकेला आके बैठ गया, हो सकता है वहाँ पर अशुभ फल दे। और राहु के प्रभाव से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए एग्जैक्टली सिर्फ राहु ही एक तरह से प्लैनेट नहीं है जो आपको अशुभ प्रभाव देगा। ये तो उसकी प्लैनेट्स की पोजीशन और सबसे बड़ा ज्योतिष का नियम है, कोई भी ग्रह अपनी दशा में फल देता है। राहु से सिर्फ 2 तरह के योग बनते हैं, एक होता है अष्टलक्ष्मी योग और एक होता है गुरु चंडाल योग। अष्टलक्ष्मी योग अगर किसी कुंडली में है तो 8 प्रकार की उसे लक्ष्मी मिलती है। ये वो लक्ष्मी नहीं है धन वगैरह, ये अणिमा मणिमा वगैरह जो बताते हैं, या रिद्धि सिद्धि मिलती है। और गुरु चंडाल का शुभ और अशुभ फल
दोनों तरह का होता है। ये योग कैसे बनते हैं? आप अपना देखें कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, जिस भी राशि में चंद्रमा बैठा है वहां से देखें। यदि राहु चंद्रमा से छठे घर में बैठा हो या आठवें घर में बैठा है और उसे बृहस्पति देखता है तो ये अष्टलक्ष्मी योग बनता है। इन व्यक्तियों पर कभी भी धन की कमी नहीं होती। दूसरा जो आपने पूछा, गुरु चंडाल योग, यदि जुपिटर या बृहस्पति राहु के साथ आ जाए, यानी राहु केतु एक्सिस में आ जाए जुपिटर, तो गुरु चंडाल योग बनता है। राहु इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, दैत्य होता है, और बृहस्पति देवों के देव हैं, गुरु हैं उनके, तो वो उसे बैठ के दूषित करता है। तो इसके दो तीन अलग अलग तरह के, कुछ अच्छे भी हैं, एक दो अच्छे भी हैं इसके फल, और बुरे फल भी हैं इसके। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा, ये तो लिखा है क्लासिक्स भी है, हमारे शास्त्रों में इतना ही दिया है, लेकिन गुरुदेव राव सर ने सैकड़ों कुंडलियों में जब इस योग को देखा तो उन्होंने पाया कि जुपिटर राहु केतु में आ जाए, इसके साथ ही साथ नवम भाव का भी एफ्लिक्ट होना जरूरी है, यानी नवम भाव को भी पीड़ित होना जरूरी है। और यही कंडीशन नवांश में भी होनी चाहिए कि नवांश कुंडली का भी आपका 9th हाउस एफ्लिक्टेड हो। शुभ फल तो सिर्फ इसके ही होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग कुछ न्यू, एक तरह से सृजनात्मक कुछ चीज़ें ऐसी इवेंट कर देते हैं, कुछ ऐसा काम करके दिखाते हैं, परिवार में जो भी नाम होता है, नेम फेम होता है उनका। और इसकी बुराई ये होती है कि ये आदमी बहुत ही मीन होते हैं। अच्छा। पैसा कमाने के मामले में भी हर अपना अच्छा बुरा, जैसे भी उन्हें जो भी करना पड़े वो करते हैं। यह भी कहा जाता है गुरु चंडाल योग वाले व्यक्ति किसी की लाश पर पैर रखकर, जिसने उन्हें सब कुछ थोड़ा आगे बढ़ाया ज़िंदगी में, उस पर, उनकी लाश पर भी पैर रखकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखती हैं। मतलब डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है योग। कुछ केस में जब कुछ शुभ प्रभाव आ जाए इन पर तो यह अच्छा होता है, जो कि बहुत अच्छा फल देता है। जैसे रुक्मणी अरंडेल का भी गुरु चंडाल योग था। साथ ही साथ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी गुरु चंडाल योग है। तो आप दोनों में वो कर सकते हैं। उन्होंने, रुक्मणी अरंडेल जी ने, एक कथक की डांसर थी, परंपरा से हटकर, ये 1935-40 वगैरह की बात है, जब सब कुछ कोई मानता नहीं था। उस जमाने में ब्राह्मण परिवारों में कराने नहीं, डांस वगैरह अच्छा नहीं माना जाता था। उन्होंने इसमें आगे निकल के विश्व में नाम कमाया। तो मतलब ये लाइफ को कंट्रोल करता है एक तरह से। कौन? राहु। मैंने बताया ना, अब 9 ग्रह हैं आपकी कुंडली में, हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है। फल कब देंगे? जब उनकी दशा आएगी। तो राहु की जब दशा आएगी तब राहु आपको कंट्रोल करेगा, या जो राहु के एक तरह से सिग्निफिकेशंस हैं वो देगा। अब जिस घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, और जिस ग्रह के साथ बैठा है, या जो ग्रह उसे देख रहा है, इन सबके इन टोटलिटी रिजल्ट आते हैं। कंट्रोल नहीं करता, ये अपने फल देता है। क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी व्यक्ति में जिससे आप पता लगा सके कि हाँ इस पे राहु का दुष्प्रभाव है या फिर अच्छा प्रभाव? नहीं, देखिए, अगर मान लिए कोई आदमी ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में अचानक कुछ बहुत से कन्फ्यूजन पैदा होने शुरू हो गए हैं, कुछ डिसीजंस गलत लेना शुरू कर दिया है, काम होते होते बिगड़ना, इसका सिग्निफिकेशंस होता है। जैसे कहीं मकान खरीदने गया, प्रॉपर्टी पसंद आ गई, उस व्यक्ति के पास पैसा पूरा है देने के लिए, घर में सबको मकान पसंद आ गया, सारी बातें हो गई, जिस दिन रजिस्ट्री कराने गए, पूरा पैसा देने गए, हो सकता है मकान मालिक मुकर जाए, नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। किसी से इन्हें धन लेना है या कुछ करना है, दोस्त है, उसे कहा मुझे 10 लाख 20 लाख रुपए चाहिए भाई, क्या मदद कर दोगे? कहेगा 10 बजे सुबह आके पैसे ले जा, मैं घर में नहीं मिलूंगा, आके अपनी भाभी से पैसे ले जाना। तो उसे एश्योरेंस हो गया कि मेरा तो काम हो गया। सुबह गया, उनके घर में ताला है, इमरजेंसी में उन्हें कहीं जाना पड़ा। कभी कभी लगता है कुछ काम होते होते रुक रहे हैं, अचानक रुकावट आ गई है, तब कहीं माइंड में क्लिक करता है कहीं इसकी इस समय दशा का राहु से तो कोई संबंध नहीं आ रहा है। यानी कि जब लगातार इस तरह की चीजें होने लगे, कुछ घटनाएं घटने लगे, तो चेक कर लें आप, कहीं राहु की दशा तो नहीं है इसकी। और आपके पर्सनैलिटी में भी ऐसे ट्रेट्स होते हैं? राहु की एक तरह से मैं ट्रेड्स कहूँ तो ये एक अनऑर्थोडॉक्सी का कारक होता है, परंपरा से आदमी को हटा देता है। जो एक परंपरा चली आ रही है परिवार में या कुछ भी, जो उसके ऑलमोस्ट विपरीत काम करेगा। 9th हाउस राहु केतु एक्सिस में है, परिवार के लोग सब मंदिर जाते हैं, ये अपना अलग से गुरुद्वारे निकल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर। पढ़ाई लिखाई में पंचम भाव से संबंध आया, परिवार वाले सभी चाहते हैं
कि ये अकाउंट्स पढ़े या कोई कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़े या कुछ ऐसा करेगा, कहे नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं तो कुछ अलग करूँगा। यानी परंपरा जो चली आ रही है, जैसे लगन में अगर राहु केतु में आ जाए तो परंपरा से कैसे हटा देगा। एक विवाह होता है जिसमें माता पिता लड़की ढूंढते हैं बच्चे के लिए अपनी, और विधि विधान से विवाह कराया जाता है, पर इसका अपनी मर्जी से विवाह होगा या जात बिरादरी बदल जाएगी, कुछ भी एक तरह से अनऑर्थोडॉक्सी आ जाएगी। तो ये सब ना हो इसके उपाय भी रहते हैं? उपाय की अगर आप बात करेंगी तो फिर वहीं के बात आगे अटकेगी। जो पूर्व जन्म में आप कर्म करके आए हैं, हाँ। जब ग्रहों की दशाएं आती हैं वो अपना फल देने आते हैं पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। जो अच्छे फल किए हैं आपने, वो शुभ ग्रह की दशा आ जाएगी। जो बुरे कर्म किए हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स की दशाएं आ जाएंगी। अब आपने कहा कि जैसे इसके उपाय क्या होते हैं कि वो अनऑर्थोडॉक्स मैरिज ना करे। अगर कुंडली में प्रॉमिस है कि इसकी परंपरा से हटके विवाह होगा तो वो तो अवश्य होगा, कोई उपाय नहीं है इसका। इतना हो सकता है इसके लिए मंत्र किया जाए, इसकी पूजा की जाए तो परिवार की सहमति से हो जाए, ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाए काम ये, पर उसे आप बदल नहीं सकते, डेस्टिनी है वो उसकी। मतलब प्रभाव कम हो सकता है, प्रभाव कम हो सकता है। राहु के लिए जैसे हम एक तो करते हैं, अर्गला का स्तोत्र किया जाता है जो इसमें दुर्गा सप्तती में दिया जाता है, क्योंकि राहु को हम ये भी मानते हैं देवी के अंडर कंट्रोल होता है। और काल भैरवाष्टकम स्तोत्र होता है, वो भी इसके लिए किया जाता है। गुरुदेव राव सर बताया करते थे जब भी आपकी राहु की दशा चले, जितना हो सके वृंदावन की परिक्रमा करें और अपने जप को बढ़ा दें, तो राहु के दुष्प्रभावों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आप पर इसका प्रभाव कम होगा कुछ, लेकिन जो होना है वो अटल है, आप में एक सहन शक्ति आ जाएगी। तो उपाय मतलब दुष्प्रभाव कम करता है। मैंने आपको बताया ना, अल्टीमेटली ज्योतिष का सिद्धांत ये है पूर्व जन्म। श्रीमद् भागवत गीता हमारी कहती है पूर्व जन्म विधाता ने लिख के भेजा है आपकी कुंडली में। आप बदलेंगे कैसे, उसमें कुछ कमी कर सकते हैं। तो पूर्व जन्म का फल जो है वो इस जन्म में लेना पड़ता है ना। किसी बच्चे की कुंडली में अगर राजयोग धन योग नहीं है, आप सारा दिन बैठ के मंदिर में उसे घंटियां बजवाते रहें, किसी तीर्थ स्थल पे पूजा पाठ कराते रहे, अरे भाई योग ही नहीं है कुंडली में, कहाँ से ला के देंगे आप उसे कुछ भी। तो कुंडली में योगों का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी दशाओं का होना ज़रूरी है, तभी आपको फल मिलेंगे। कुछ हमारे मंत्री हैं ऐसे जिनके पे अभी फिलहाल राहु की अच्छी दशा चल रही है या बुरी दशा चल रही है, बता सकते हैं आप? राहुल गांधी जी के पंचम भाव में बैठा है राहु। अच्छा, और वो क्या कर रहा है? पंचम भाव बुद्धि का स्थान होता है। राहु इज डीमन, कंफ्यूजन, इल्यूजन। यही वजह है जो इच्छा कांग्रेस या फिर वो पार्टी की तरफ से जता रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, चौथे घर से हम कुंडली के देखते हैं, सिंहासन का स्थान होता है। उनकी तुला लगन की कुंडली है। शनि चतुर्थेश है, वो सप्तम भाव में नीच का होके बैठा है, और शनि सत्ता भोग देता है। क्योंकि गांधी परिवार से संबंधित हैं तो किसी चीज़ की कमी तो है नहीं उन्हें, जीवन में सब कुछ मिला उन्हें, पर सिंहासन का जो स्थान है उनका वो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। इसके पीछे पिछले जन्म को आप कारक मानते हैं? देखिए, एक बहुत बड़े संत हुए हैं करपात्री महाराज। तो इंदिरा गांधी जी ने एक बार संतों पर गोलियां चलवा दी थी, तो उन्होंने श्राप दिया था इंदिरा गांधी जी को कि तुम्हारे वंश का नाश होगा। अच्छा। इसीलिए पहले संजय गांधी जी की दर्दनाक मौत हुई, इंदिरा गांधी जी की भी दर्दनाक मौत हुई, और राजीव गांधी जी की भी दर्दनाक मौत हुई। तीनों पॉलिटिक्स में थे। संजय गांधी जी पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, उसमें छाना चाहते थे, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई। राजीव गांधी अपने खुश थे उस पेशे में, पायलट थे वो अपने उस पेशे में खुश थे, उन्हें राजनीति में उनकी मृत्यु हुई। तो ये कुछ श्राप थे। और तो कोई मंत्री ऐसे? ऑथेंटिक कुंडली मिलना बहुत ही तो मुश्किल होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1925 लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, जबकि असल में उनका 1924 था। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेट ऑफ बर्थ गलत है। उनका एक वो निकला था, एक बुक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें उनकी एक्चुअल कुंडली और डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो उससे मैच नहीं खाती जो सरकारी कागजों में दर्ज है। तो अक्सर सेलिब्रिटीज़ की या बड़े बड़े नेताओं वगैरह की जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है वो उसे छुपा के रखते हैं, पब्लिकली लाते नहीं हैं सबके सामने। और ऐसा भी होता है कि कुंडली नहीं दिखानी चाहिए सबको? नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। अब ज्योतिष सीख रहा है किसी ने, या जो बृहत पराशर ऋषि जी ने ये
लिखा है ज्योतिष शास्त्र, तो ज्योतिषी तो कुंडलियाँ देखेगा ही। मैंने सुना है कि हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए कुंडली उसका। हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए, ये आपकी बात एक अलग हो गई। हाँ, मतलब कहते हैं कि उसका प्रभाव गलत पड़ता है। नहीं, प्रभाव गलत नहीं पड़ता। अगर आपने किसी अनजान ऐसे को दिखा दी, ज्योतिष नहीं आता, वो डराने के सिवा कुछ भी नहीं करेगा आपको। एक तो चलिए ये तो हो गया राहु केतु जिससे डर लगता है। दूसरा जो सबसे बड़ा डर लगता है वो होता है शनि की 7.5 का, कि शनि की 7.5, और हम लोग मजाक मजाक में भी बोल देते हैं कि इसकी तो शनि की 7.5 चल रही लगती है जब कुछ खराब होता है। ये शनि की 7.5 के बारे में पूछना चाहूंगी, और क्या कुछ इस साल कुछ राशियां हैं जिन पे शनि की 7.5 शुरू हुई है? पहले बात करते हैं 7.5 होती क्या है जी। 7.5 देखा जाए तो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिट होता है या गोचर होता है। हाँ। हर 2.5 साल में शनि अपनी राशि बदलता है। तो जब भी किसी कुंडली में शनि किसी भी व्यक्ति की जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उससे 12वें घर में आ जाए गोचर करता करता या ट्रांजिट करता हुआ, तो हम ये कहते हैं उस व्यक्ति की शनि की 7.5 शुरू हो गई। अब क्योंकि एक राशि में यह 2.5 साल के लिए रहता है, तो 2.5 साल तो चंद्रमा से पिछले राशि में रहेगा, उसके बाद 2.5 साल के लिए चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा, और आने वाले अगले 2.5 साल में वो अगले भाव में रहेगा। तो ये 7.5 साल का एक ट्रांजिट होता है, जिसे शनि 7.5 का नाम दिया गया। क्यों लोग डरते हैं? क्योंकि यहाँ भ्रम फैलाया जाता है लोगों में। जब भी कोई ज्योतिषी पे जाता है तो ये मान के चलिए कोई बहुत बिल्कुल सब कुछ उसके परिवार में बहुत हंसता खेलता परिवार है, तब तो जाएगा नहीं, कहीं ना कोई परेशानी तो ज़रूर है जो पूछने आया है। तो उठा के उसे 7.5 का भ्रम दे दो, उठा के उसे काल सर्प दोष का वो दिखा दो, कोई ना कोई वो दिखा दो। अगर किसी का शनि उच्च का है, शनि अपनी राशि का है, शनि राजयोग कारक है, तो 7.5 क्यों खराब होगी? जैसे टॉरस लगन के लिए या लिब्रा लगन के लिए शनि राजयोग कारक होता है। अच्छा। अब छूटते ही कोई भी कह देगा मान लो नीच का बैठा है तो खराब हो गया। भाई शनि अगर नीच का हो गया तो उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ गई, लेकिन वो एक तरह से अशुभ ग्रह में नहीं परिवर्तित हो गया कि वो एक तरह से मैलेफिक में कन्वर्ट हो गया नीच का होते के साथ सी किसी अशुभ प्रभाव के, अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ गया, थोड़ी सी और शुभता में उसकी कमी हो गई। है तो राजयोग कारक, राजयोग कारक थोड़ा सा शुभता खत्म हो जाएगी उससे अशुभ प्रभाव के। अब ये मैंने बताया ट्रांजिट होता है या गोचर होता है। हम कुंडली में देखते हैं, किसी की भी कुंडली का भविष्य देखने के लिए पहले उसकी कुंडली में क्या प्रॉमिस है, क्या क्या प्रॉमिस है, इसके जीवन में ये घटना चाहिए। अब वो कब घटेगा? जब उन घरों से संबंधित प्लैनेट्स की दशा आएगी। हाँ। तब होगा। उसमें भी कब होगा? जब शनि महाराज और बृहस्पति उन संबंधित ग्रह को देखेंगे, तब होगा ये फल। यानी ट्रांजिट कहते हैं उसे। जब शनि और बृहस्पति किसी एक घर को देखता है तो हम कहते हैं डबल ट्रांजिट पूरा हो रहा है। अब इस घर से संबंधित काम के होने का समय आ गया, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है उस घर से संबंधित प्लैनेट की दशा होनी चाहिए। और ये भी कुंडली देख के पता चलेगा। ये कुंडली देख के। अब दशा, प्रॉमिस भी है, दशा भी आ गई, वहाँ से 7.5 लग गई किसी व्यक्ति की। इसके साथ साथ सिर्फ एक चीज़ और देख ले, अगर शनि अष्टक वर्ग में 28 बिंदु से ज़्यादा बिंदु में बैठा है, वो 7.5 उसकी खराब नहीं हो सकती। सिर्फ ये देख ले, चंद्रमा से 12वें घर में, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है और चंद्रमा से अगले भाव में अगर 28 से ज़्यादा बिंदु हैं तो 7.5 किसी भी रूप में बुरा फल दे ही नहीं सकती। हमारे देश के 15 प्रधानमंत्री अपनी 7.5 में ही बने हैं। लेकिन किसी की 7.5 आई, शनि की प्लेसमेंट खराब है कुंडली में, शनि उस कुंडली के हिसाब से खराब है, यानी किसी अशुभ ग्रह घर का स्वामी है, शनि की दशा भी आ गई, 7.5 भी लग गई, तो फिर तो भगवान बेड़ा पार करेंगे। जब सब कुछ ही बुरा बुरा है कुंडली में और तब 7.5 आई, तब 7.5 बुरा फल देती है। तो इस वक्त है किसी कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी हो, मंत्री हो, नेता हो? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अभी कोई किसी की 7.5 चल रही हो, किसी की नहीं चल रही। क्योंकि देखिए शनि इस समय मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है। लास्ट ईयर 2025 में शनि 29 मार्च को मीन राशि में आया, तो जिनका चंद्रमा मेष राशि का है कुंडली में, उनकी 7.5 शुरू हुई है। पहली बात, जिनका चंद्रमा
कुंभ राशि में बैठा है उनकी साढ़े साथी खत्म हुई है, और जिनका चंद्रमा मीन राशि में बैठा है उनके साढ़े साथी के 2.5 साल बीत चुके हैं। मीन राशि में भी 1.5 साल और रहेगा चंद्रमा, तो 1.5 साल ये, उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में आ जाएगा, 2.5 साल वो, तो 4 साल उनके साढ़े साथी के और बचे हैं। खतरनाक होने वाली है इन राशियों के लिए ये शनि की साढ़े साथी? नहीं, देखिए, जिनका मेष राशि में बैठा है चंद्रमा, उनके लिए आप ये कह सकते हैं शनि अपनी नीच राशि में आ जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी नीच राशि में आ गया तो नीच राशि में कमज़ोर हो गया। जैसा मैंने पहले बताया, आप सबसे पहले दशा को देखेंगे। किसी योग कारक ग्रह की दशा है, किसी उच्च ग्रह की दशा है, या किसी शुभ घर के प्लैनेट की दशा है, तो शनि अपना साढ़े साथी बुरी साबित नहीं होगी, क्योंकि ये तो 3rd स्टेज है। आपको 2nd स्टेज में देखना है। अगर अच्छे प्लैनेट की दशा है तो साढ़े साथी खराब फल नहीं देगी। मेरी तो मेष राशि है। मेष राशि है तो आपका शुरू हुआ है लास्ट ईयर, अच्छा, 29 मार्च को, लास्ट मंथ, लास्ट मार्च में 2025 में शुरू हुई है। और लगन क्या है आपका? वृश्चिक। वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन के लिए शनि हाँ, 3रे और 4थे घर का मालिक है। हाँ। 3रा शुभ होता है, 4था घर का सुख, आगे चले ना। 3रा घर जो होता है वो शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है, अच्छा। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ वगैरह का होता है, कम्युनिकेशन स्किल का होता है, इन सब चीज़ों का होता है। 4था घर घर का सुख होता है, घर से संबंधित सभी चीज़ें को होता है। तो इसका मतलब ये है, आपका चंद्रमा मेष राशि का है ना, तो मेष राशि अगर हम बात करेंगे तो मेष राशि कहाँ गई आपकी कुंडली में? तो उसमें वृश्चिक में 6ठे घर में आ गया। आप मुझे बस ये बताइए, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है बस। आप बुरा बताएंगे ही नहीं। नहीं, मैंने कहा ना, दशा पहली चीज देखेंगे हम, दशा। हाँ। उसके बाद देखेंगे शनि बैठा कहाँ है। चलिए ऐसा करते हैं, आपका लाइव टेस्ट लेती हूँ। अब जैसे आपने बोला मेरा मार्च से शुरू हुआ है ना, एक लास्ट ईयर मार्च से शुरू हुआ है, और मैं सच सच बोलूंगी, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अब मुझे बताइए कि अगर मेरी साढ़े साथी शुरू हुई है उस हिसाब से, तो अगर 1 साल हो गया साढ़े साथी शुरू हुए, क्या क्या हुआ होगा मेरे दशा, साथ? प्रॉमिस तो दशा का है ना। आप साढ़े साथी को मारिए गोली, अच्छा। फल मिलेंगे आपको आपकी दशा के। हाँ। कौन सी दशा चल रही है वो भी आपको जरूर मालूम होगी। फिर नहीं, मुझे ऐसा कैसे हो सकता है? आपके दशा क्या 5वें होती है? घर में हाँ, शनि क्या साढ़े साथी शुरू हुई, हाँ। ये किसी बच्चे का आपके हायर एजुकेशन का समय हो सकता है, अच्छा। या घर से मूवमेंट का समय हो सकता है उसकी, कि आगे पढ़ने के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाए। हाँ, सोचा तो जा रहा है। ये मैं अभी, क्योंकि दशा नहीं मालूम तो आपको मोटा मोटा, क्योंकि 5वें घर से हम देखते हैं बच्चों को, और 3रे घर का स्वामी है ये, ठीक है ना। 3rd हाउस होता है ट्रेवल्स का। हाँ। तो बच्चा आपका 3rd लॉर्ड आ गया यहाँ पे गोचर करता करता, इस साल जा सकता है कहीं। हाँ। दूसरा, वैसे भी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहेगी। मन जो है ना आपका हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। हाँ, वो तो शुरू से रहा। नहीं, ये दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस ऑफ कुंडली, जो आपको अमूमन नहीं बताएंगे हर आदमी। ये कुंडली का प्रॉमिस है। छोटा सा बस ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दे, खत्म सारा। 4-5-6 महीने में खत्म हो जाएगा ये। क्या उपाय होते हैं शनि की साढ़े साथी से प्रभाव कम करने? यदि आपको लगता है शनि की साढ़े साथी आपको बुरा प्रभाव दे रही है, अगर आपको महसूस होता है, तो दशरथ कृत शनि नील स्तोत्र होता है एक, तो इसे रोज पढ़े। अगर आपके घर के आसपास कोई शनि का मंदिर है तो वहाँ शनि की प्रतिमा होगी। उस पर हर शनिवार को छोटी सी कटोरी में, किसी मेटल की कटोरी में या लोहे की कटोरी, जिसे स्टील कटोरी कहते हैं वो मान लें आप लोहे की, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लें, कुछ दाने उसमें काले तिल के डालें, उसमें अपना चेहरा देखकर वहाँ पर शनि का मंत्र बोलते हुए शनि की प्रतिमा पर चढ़ाएं यार, हर शनिवार को जाकर। शनिवार के दिन शाम को जाकर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए। और नवग्रह स्तुति में शनि का मंत्र आता है 2 लाइनों का, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करें। और ऐसा भी होता है कि शनि की साढ़े साथी खत्म हुई तो आपकी लाइफ एकदम से बेटर हो जाएगी? शनि की जब साढ़े साथी आती है, वो आपको पूर्व जन्म के कर्मों का माना जाता है, हिसाब किताब करने आया है।
उसमें आपको दंड देने आया है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। तो जैसे ही 7.5 खत्म होती है, आप अपने आप में एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपकी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होता है 7.5 खत्म होने के बाद। आपकी 7.5 जो खत्म होगी वो तब होगी जब शनि आपका 7वें घर में हाउस ऑफ स्पाउस आ जाएगा, वृष राशि में आ जाएगा, और वो इसकी मित्र राशि होती है। शनि के दुष्प्रभावों की हम बात करते हैं, शनि की 7.5 की हम बात करते हैं। शनि कहते हैं कि न्याय का देवता होता है। हाँ। मैंने कहा ना, पूर्व जन्म के कर्म के लेखा का वो करने आता है, आपका फल देने आता है। ये तुला राशि में उच्च का होता है। अच्छा। तुला कहते हैं तराजू को। हर कोर्ट में, जुडिशरी कोर्ट में आपको वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए तुला लिए हुए मिलेगा। ये न्याय का देवता भी होता है, डिससेटिस्फैक्शन का भी होता है, सौरोस का भी होता है, हर चीज़ का कारक होता है। किसी भी काम को स्लो कराने में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि लेट फल मिलता है। सबसे ज़्यादा समय यही रुकता है किसी भी एक राशि में, 2.5 साल धीरे धीरे चलता है। अपना फल देने में अगर शनि की दशा है तो उसका रिजल्ट बहुत धीरे धीरे मिलता है। आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं? मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा है, क्योंकि कहते हैं कि 8 नंबर शनि का होता है। नहीं, मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा ही नहीं, मैं क्या कमेंट करूं। लेकिन मतलब बिलीव है आपको एस्ट्रो से अलग? मैंने पढ़ा ही नहीं, ना मेरी रुचि इसमें। फिर टैरो भी आप नहीं इतना ज़्यादा जानते होंगे। देखिए, टैरो के बारे में जो सुनने को मिलता है, बेसिकली कुछ देखा इस तरह का कि बेसिकली हमारी ही ज्योतिष में से, वैदिक ज्योतिष में से एक तरह से कुछ प्रश्न कुंडली की तरह काम करता हुआ देखा पाया मैंने इसे, टैरो को। अच्छा। कि जिस समय सवाल पूछा गया वो कार्ड वार्ड निकालते हैं तो उसमें क्या लिखा है उसके हिसाब से फल होता है। यानी जो प्रश्न कुंडली है उसी के रूप में कुछ है। हम अपनी ज्योतिष में उस समय की कुंडली बना के देखते हैं, जब प्रश्न पूछा गया कि कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो कुछ शायद कार्ड्स वगैरह निकालते हैं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली तो कहीं उससे मैच होता हुआ देखा। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको जैसे टैरो में कोई भी आप कार्ड दिखा दें, फिर वो पिक्चर इमेज बनी होती है, वो इमेज देख के बताते हैं कि हाँ भाई ये होगा, तो एक तुक्का है? और वैसे प्रश्न कुंडली भी वैसे ही है। 100% अच्छे रिजल्ट देती है प्रश्न कुंडली, 100%। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे। अब मैं अभी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 1974-5 की कब की बात है मैं भूल रहा हूँ। गुरुदेव राव सर के छोटे भाई हैं, लेट श्री के विक्रम राव जी, लखनऊ रहते थे। उनकी माताजी गुरुदेव की माताजी सबसे बड़ी प्रश्न में उनकी बहुत माहिर थी, वो प्रश्न कुंडली करने में। बड़ा बेटा है सुदेव राव, उसका जन्मदिन था, घरों में लाइटें वगैरह लग रही थी, गुरुदेव बताते हैं बातें सारी, तो लाइटें वगैरह सज्जा वगैरह हो रही थी वो मनाने के लिए, बर्थडे वगैरह मनाने के लिए। तो अचानक रेडियो पे न्यूज़ आई कि जयप्रकाश नारायण जी का निधन हो गया है। तो क्योंकि वो बीजेपी वगैरह वो इससे मानते थे बहुत ज़्यादा, वो उसमें रह चुके, उसमें बहुत ज़्यादा मानते थे, इन चीज़ों क्रांतिकारी थे के विक्रम राव जी भी। उन्होंने उसे बंद करवाने का आदेश दे दिया। मैं साल भूल रहा हूँ कौन सा साल की बात है। उन्होंने कहा सब घर में साज सज्जा करने वाले से, भाई ये सब हटा दो, हम ऐसे बर्थडे नहीं मनाएंगे आज ये। तो उनकी माताजी ने पूछा क्या बात हो गई, तो उनका जेपी नारायण जी का निधन हो गया है। तो उनका रुको, उन्होंने क्योंकि बहुत ही प्रख्यात थी इसमें ज्योतिष के नाम पे, उन्होंने मन में प्रश्न कुंडली बनाई और कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका निधन हो गया हो, तैयारियां शुरू करो, कोई नहीं रोका जाएगा और बड़े उससे धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मदिन का सुदेव का। कुछ देर बाद इंदिरा गांधी जी ने आके क्षमा मांगी कि हमसे गलती हो गई थी। अच्छा। जो उन्होंने प्रश्न कुंडली से किया। एक मैं आपको और बात बताता हूँ। गुरुदेव राव सर के छोटे भाई हैं, वो बीमार रहा करते थे, थोड़ा सा उन्हें लंग्स में प्रॉब्लम रहती थी। तो एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर्स ने उन्हें समय ये कहा कि भाई कंडीशन ठीक नहीं है और किसी समय भी कुछ हो सकता है। तो उनकी पत्नी थी जो, उन्होंने मुझे कहा, मैं हॉस्पिटल में था उनके साथ, आंटी के साथ अपनी, उनका कि एक बार चिन्ना को बुला लाओ। तेलुगु लोग अपने बड़े भाई को या किसको चिन्ना बोल के संबोधित करते हैं। उनका एक बार घर से चिन्ना को बुला लाओ, मेरा विश्वास है अगर वो इन्हें देखेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हमारा सबका विश्वास है गुरुदेव राव सर कोई एक आम इंसान नहीं, किसी ना किसी ऋषि मुनि का इनकारनेशन है वो। जिस तरह से हमने उन्हें 30 साल में देखा है, किसी भी बड़े ऋषि मुनि का इनकारनेशन हो सकते हैं। तो मैं घर आया, मेरे साथ एक दोस्त और था, मैंने कहा सर आपको ऐसे ऐसे आंटी बुला रही हैं, ऐसे कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। बहुत रिक्वेस्ट की और अल्टीमेटली मैंने कहा
सर वो कह रहे हैं कि देख लो आप एक बार, शायद समय कम हो। तो हमेशा उनका कंप्यूटर चलता रहता था, उन्होंने कंप्यूटर पर प्रश्न कुंडली बनाई और बड़ी ज़ोर से मुक्का मारा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उन्हें जाके कहो कुछ नहीं हुआ चिन्ना को, 2 दिन बाद वो घर आ जाएगा। वो अपने छोटे भाई को पापा कहा करते थे, 2 दिन बाद घर आ जाएगा पापा वापस, जाओ यहाँ से। हमारे रोंगटे खड़े हो गए जिस उन्होंने आवाज़ में गर्ज में कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2-3 बाद वो घर आ गए, ये प्रश्न कुंडली से उन्होंने देख के। लेकिन अभी मैं कोई सवाल कर रही हूँ, वही सवाल मैं 2 घंटे बाद करूँ तो कैसे एक सा आंसर मिलेगा? सबसे पहली बात होती है इसमें आप किस नियत से आई हैं। क्या ज्योतिषी को टेस्ट करने के लिए कोई आता है? प्रश्न कुंडली में कुछ नियम अलग अलग दिए गए हैं जिसे देख के ये पता लगाया जा सकता है पूछने वाला व्यक्ति टेस्ट करने के लिए आया है, जेन्युइन है, या वैसे ही कि चलो खाली बैठे मिल लेते हैं, या सचमुच किसी समस्या में है। उस समय की कुंडली बनाकर ये देखा जा सकता है। जैसे एक छोटा सा मेरे को कुछ याद आ रहा है, लगन में यदि उस समय शनि बैठा हो तो पूछने वाला जो है वो एक तरह से सीरियस नहीं है पूछने के बारे में कुछ भी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, ये लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, प्रश्न कुंडली काम नहीं करती। प्रश्न कुंडली अचूक फल देती है। अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो जगह पता होनी चाहिए, जगह भी नहीं पता है? नहीं, प्रश्न कुंडली में तो कुछ भी नहीं ज़रूरत होती। आप जाएंगे पूछने वाले के पास, उसी समय का वो निकाल के, लेकिन आस्था होनी चाहिए, विश्वास के साथ जाना चाहिए। जैसे ये कहा जाता है होम्योपैथी मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों पे काम करती है जिनका इस पर विश्वास होता है। जो विश्वास नहीं करते, बिना विश्वास की दवाई खाते हैं, उन पर ये होम्योपैथी मेडिसिन भी असर नहीं करती। चलिए अब थोड़ा उपाय की बात करते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं, अब जैसे हर कोई कुंडली नहीं देख सकता लेकिन उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और उसको पैसा चाहिए, पैसे की सबको ज़रूरत होती है, तो कौन से ऐसे उपाय हैं जो बिना कुंडली देखे आप सजेस्ट करेंगे कि ये कर सकते हैं आप? हालांकि आप उपाय करने में विश्वास नहीं रखते हैं, मैं पहले ही बता दूँ। सबसे पहले तो हमारे भारत में चारों तरफ गुरुदेव राव सर ने विष्णु सहस्त्रनाम को बहुत फैलाया। इसमें 65वां श्लोक आता है, श्रीधर शीशय श्रीनिवास श्रीविभान श्रीधर श्रीकर श्रीह श्रीमान लोका त्रयाशः। ये खास तौर से अगर आपको तंगी वगैरह आ रही है तो उसके लिए करने के लिए होता है कि यहाँ, यानी कि यहाँ से विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करना शुरू करो, वापस यहीं करें। या नॉर्मल केस में आप रोज़ाना नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का खुद पाठ करें। ऐसे ही कनक धारा स्तोत्र होता है, आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है कनक धारा स्तोत्र। श्री सूक्तम का पाठ होता है, धन के लिए होता है ये। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुंडली में दशाएं संकेत नहीं दे रही हैं कि धन बहुत होगा या कुछ होगा, या धन योग वगैरह कुछ छोटा मोटा भी नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत ही इनसे कुछ वो कर पाएगा, या उसे कहीं सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, वो मान लेगा, समझ जाएगा अच्छी तरह कि जितना मिला है मेरी किस्मत में इतना ही है। वो इतना तड़पेगा नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन इन उपायों को करने से अगर कुंडली में कोई प्रॉमिस नहीं है तो वो आराम से अपना जीवन बिता लेता है इनके सहारे। अब जैसे आप कर्मों की बात कर रहे हैं कि आप पिछले कर्म के फल भुगतने आए होते हैं और उसी हिसाब से आपको फल मिलता है, वही स्ट्रगल आप झेलते हैं। जब हमारी कुंडली में ये लिखा हुआ है तो फिर क्या करें? मैं वही तो बता रहा हूँ। जैसे आप बाहर धूप है, आप बाहर निकलेंगे तो धूप तो आपको लगेगी, लेकिन आप अम्ब्रेला ले लेंगे तो धूप की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। धूप तो है, इंटेंसिटी कम हो गई, वो धूप खत्म नहीं हुई और आपको गर्मी भी लग रही है। ये वो हमारे पूजा पाठ का फल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं कोई अपराध करूंगी तो मैं करूंगी ही ना। अगर आपके में लिखा है कि आपकी कोई ना कोई एक तरह से क्या कहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है ये, लेकिन कुछ साधु संतों का अगर से संगत करता है वो व्यक्ति या कुछ करता है, संत महात्मा वगैरह होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन करूंगी तो हुई नहीं, अब इस जन्म में ना करके हो सकता है अगले जन्म में करे, पर फिलहाल आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। भोगना तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक शुबा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन साथ ही साथ आपको बताता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्ताः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, गुंडा बदमाश है,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति मेरे प्रभाव से धर्मात्मा बन जाता है। कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मुझे भजता है ऐसा विश्वास करके चलो, उसका कभी नाश नहीं होता। तो इन सब चीज़ों में अगर आप लीन हो जाएंगे, आपने उसकी कथा सुनी होगी वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि कथा सुनी, डाकू था ना, प्रवृत्ति थी ना, उनके साथ मिला, संत महात्मा मिले, प्रवृत्ति बदल गई। साधु संतों में तो इतनी वो होती है ना शक्ति कि कुछ बदल सकते हैं थोड़ा बहुत। अंबानी वगैरह ने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में। देखिए अच्छा सिर्फ हो आप गए। नहीं, आप इसे मैटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ के जो देखेंगी, नहीं तो उनकी लाइफ में तो सभी सही है ना, अच्छे कर्म देखिए, किए हैं और इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जानवरों के लिए अच्छे उनका एक बेटा है अनंत अंबानी। हाँ, मुझे पता था आप उस पे जाएंगे। नहीं, आप देखिए, अगर आप उसे मतलब ज्योतिष body का वो करेंगी तो मेरे पास कोई ना कोई इसकी काट है। बताइए। अब वो उसका पुत्र है। हाँ, मैंने आपको बताया पंचम भाव से पुत्र को देखते हैं, हाँ, पंचम भाव से ही पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं। हाँ, अब पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, कुछ रहे होंगे। हाँ, इस जन्म में जिन्हें हम क्रियमान कर्म कहते हैं, वो तो संचित कर्म है जिन्हें हम लेके आए हैं। हाँ, इस जन्म के क्रियमान कर्म होते हैं। इस जन्म के क्रियमान कर्मों का भी कुछ फल मिलेगा, कुछ फल पूर्व जन्म के संचित कर्मों का मिलेगा। इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करेंगी तो उसकी शुभता भी तो आएगी। पैसा है, मैटेरियलिस्टिक सब कुछ है, गेन है, सब कुछ है। अब वो मैं फिर 5th हाउस में आऊँगा कि उनकी एक संतान भी आपको मालूम है हेल्थ से कैसी है वो। ये कहा जाता है, अंबानी जी के द्वारा ही शायद किसी को कहा गया था कि एक दिन वो भी था, मैं सुबह उठकर उसके बेटे की अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के देखता था कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। ये भी 5वां घर है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है? अगर लाइफ में कुछ ना कुछ आपके रहेगा ही रहेगा फ्लॉ, आप कहते हैं किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, तो कैसे जिएं? देखिए, इसका हक मुझे नहीं है, ये तो गुरुओं की शरण में जाए वही बताएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूर होता है, जैसे आप भी कह रहे हैं संतों का आशीर्वाद, क्योंकि कहते हैं कि संतों का आशीर्वाद मिले तो वो भी एक आपने अच्छे कर्म किए होते हैं। और वो संत कैसे होने चाहिए ये भी निर्भर करता है, क्योंकि आजकल तो बाहर आई हुई है। नहीं, जिनकी बाहर आई है वो कोई भी संत नहीं है। आप किनको संत मानते हैं? संत वो होते हैं जो एकांत में बैठ के अपना ध्यान भजन कीर्तन करते हैं, एकांत में। नहीं, प्रेमानंद जी को संत मानते हैं? मैं तो अपने लिए, अगर मेरे से कहेंगे तो मैं तो संत सिर्फ गुरुदेव श्री कैन राव जी को मानता हूँ, या उन्होंने हमें 1-2 संतों से मिलवाया, बाकियों को मैं देखता ही नहीं। हो सकता है बहुत बड़े संत हैं वो, या जो भी लोग, मुझे मालूम नहीं उनके बारे में, ना पढ़ा ना कभी उन्हें सुना। क्योंकि मेरे मन में एक भ्रम रहता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भगवान एक ही है जो हमें दिखता नहीं है, निरंकार है। संतों के माध्यम से आपके सामने आते हैं, वो संत महात्माओं के रूप में आते हैं। वो आपको कहीं भी अकेले में, कहीं जंगल में या कहीं ऐसी जगहों पे एकांत में मिलते हैं। तपस्या कभी भी शहर में रहते हुए हो ही नहीं सकती। शहर में भीड़ भाड़ में अगर आप थोड़ा सा जब तब ज़्यादा करना शुरू करेंगे, आपके जो अंदर काम है, काम लस्ट जो भी कुछ है अंदर जलता है वो उससे, यानी वो बुरी चीज़ें जो है निकलती हैं शरीर से, और जब वो जलनी शुरू होती हैं तो आपका क्रोध बढ़ जाता है। गुरुदेव राव से ये सब हमें उन्होंने ही सिखाया है। कभी भी शहर में रहते हुए ज़्यादा तपस्या नहीं करनी चाहिए, उससे आपका क्रोध बढ़ जाता है। जब एक स्टेज आती है, धीरे धीरे करते करते आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब आपको इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता आपके आसपास क्या हो रहा है। आप भविष्यवाणी भी करते हैं? हाँ, तो क्या भविष्यवाणी आप फिलहाल करेंगे आने वाले महीनों के लिए? किसकी? जनरल, ग्लोबल? देखिए, ग्लोबल मैं पिछले साल से सितंबर के आसपास की बात है, इजराइल ईरान वार हो रही थी, तब मैं किसी एक पॉडकास्ट में गया था। उन्होंने पहले मुझे कहा था कि इसके बारे में देखना, तब मैंने थोड़ा सा रुचि लेनी शुरू करी थी इसमें। थोड़ा मतलब मंडेन हमने पढ़ाया सब कुछ किया, लेकिन थोड़ा सा बीच में से फिर देखना शुरू करा। अरे, ईरान का तो कर्क लगन है, षष्टेश झगड़े का कारक होता है। छठा घर जिसे हम अच्छा नहीं मानते, उसका बृहस्पति मालिक है कर्क लगन के लिए, और वो लगन में उच्च का होके बैठा है, तो वो किसी के बाप के भी काबू में आने वाला नहीं है। ये मैंने तब भी कहा था। मैंने कहा इजराइल को ही कुछ करना होगा, युद्ध रुके। उसने सीज फायर किया। अभी भी अकेला ईरान सबसे भिड़ रहा है, उसके उच्च के बृहस्पति की दशा चल रही है। तो अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है। अभी सीज फायर किया हुआ है उसने, अब तो दोबारा से लग रहा है ना, फिर सीज फायर कर दिया उसने कल डिक्लेयर। और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं
क्या ये सच में इजराइल और ईरान का युद्ध है? नहीं, ये तो पावर की लड़ाई है। ये तो अमेरिका और चाइना की पावर की लड़ाई है। इजराइल को तो फंसा के वो पीछे बैठा है। ऐसा नहीं है इंडिया के लिए परेशानी नहीं है, उसके भी सातवें घर की मंगल की दशा चल रही है। हमारे भारत का, इंडिया का वृष लगन है, सप्तमेश मंगल है, सप्तमेश की दशा है किसी देश की, तो युद्ध का कारण बनती है। पिछले साल हमने भुगता सिंदूर, इस साल भी छुटपुट चल रहा है। कुछ ऐसी घटना, ऐसी अप्रिय घटना सुनने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, अक्टूबर नवंबर तक। हाँ, आतंकवादी हमले की। आतंकवादी हमला नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई ऐसे पैरामीटर है नहीं कि मैं बिना बात मतलब कुछ ऐसा कुछ भी बोल दूं। हाँ, जैसा, मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे हमने जैसे सिंदूर फर्स्ट था, हाँ, जैसे वो उसको सुन के बड़ा ज्यादा हैरानी हुई थी कि कैसे हो सकता है इंडिया इनडायरेक्टली कुछ इस तरह के झगड़े में शामिल होना पड़े, उसको ना चाहते हुए भी होना पड़े। और पिछले साल हमने बहुत सारा ऐसा देखा जो जिसपे विश्वास करना मुश्किल था। बिल्कुल। क्या अविश्वसनीय घटना इस साल भी होंगी? ये तो पूरा वर्ष ही हमारा ऐसे निकलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया इफेक्टिव होगा ही होगा। और महंगाई पूरे चरम पे रहेगी इस साल। रीज़न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज हो रही है। गवर्नमेंट कहती है शॉर्टेज नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर रही हैं, पर यहाँ पे मुनाफाखोर जमाखोर उसे अलग से जमा कर लेते हैं। तो कब तक रोकेंगे पेट्रोल के प्राइसेस को हाइक ना करें? कब तक इनके हाथ में है? कोई ऐसा मिनिस्टर भी है जिसको खतरा है किसी भी तरह से? नहीं, मिनिस्टर्स वगैरह की कुंडली ऐसी नहीं है, कोई भी हमारे पास ऐसी। और जैसे फ्लाइट्स के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं एयर क्रैश का, जब तक एरी राशि जो होती हैं हमारी वो एफ्लिक्ट नहीं होती शनि मंगल वगैरह से, तब तक ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और इन्हें प्रेडिक्ट करने के लिए पहला पूरा अच्छे से स्टडी करना पड़ता है चार्ट को, हवा में नहीं बोला जाता ऐसा। लेकिन अभी तो बोला गया था एक दो एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, वो ठीक भी हो गया। हो सकता है स्टडी किया होगा उन्होंने। मैंने ये कब कहा नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रेडिक्ट ये चीज़ें। जैसे अमूमन देखा गया है, जब मंगल नीच का होता है तो कुछ फायर एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, अर्दी साइंस होते हैं हमारे, जब ये एफ्लिक्ट होते हैं तो भूकंप वगैरह आते हैं। अभी कुछ है भूकंप का योग? ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी नहीं है। अब ये नहीं है कि कहीं आ जाए छोटा पाकिस्तान में बांग्लादेश आए, नहीं, थोड़ा सा हिला था, मेरे घर का बर्तन हिला था, उसे भूकंप नहीं। बिल्कुल, मतलब जान माल जहाँ पर ज्यादा हानि हो उसकी बात कर रही हूँ मैं। ऐसा कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा, है ना? नहीं। 2000 में जब गोधरा में, वहाँ गुजरात में आया था, गुरुदेव ने 1 साल पहले बड़े उसमें इसकी भविष्यवाणी की थी। अच्छा, आप देशों की जैसे कुंडली देखते हैं, मैं पता नहीं ये सवाल सही है कि नहीं है। अब जैसे आपने बोला कि आप किसी की भी कुंडली देखेंगे पिछले जन्मों के कर्म है, तो देशों की कुंडली के कर्म कैसे हो सकते हैं? देखिए, जैसे हमारी कुंडली में हर घर से अलग अलग वो देखते हैं क्या क्या सिग्निफिकेशन है। लेकिन जब किसी देश की कुंडली देखी जाती है तो उनमें अलग अलग उन घरों के वो बदल जाते हैं सिग्निफिकेशंस। अच्छा, उसमें कर्म नहीं होते हैं। वही मैं सोचूं, देश ने क्या, देश के लोगों ने कर्म ऐसे? नहीं, जैसे 7वां घर जो होता है हमारा, इसमें पति पत्नी का होता है, विवाह का होता है कुंडली में, वहाँ पे युद्ध का होता है देश की कुंडली में। 10वां घर हमारी सरकार का है, 4था घर प्रधानमंत्री का है, यहाँ पे ये घर का सुख है हमारी कुंडलियों में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत ज्ञान में वृद्धि की है मेरे, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हैं, हमें एक सरसरी सी नॉलेज होती है कि राहु केतु इल्यूजन क्रिएट करता है, दिमाग नहीं होता है, और या फिर हम शनि की 7.5 को लेकर। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। आपने कहा राहु का दिमाग नहीं होता है, राहु का सर होता है, राहु में दिमाग भी होता है। यह कुंडली पर निर्धारित करता है कि वो ठीक रास्ते के लिए सोच रहा है या बुरे चीज के लिए सोच रहा है। राहु का ही सर होता है, केतु का सर नहीं होता है। हाँ, केतु का नहीं होता है। तो मैं वही कह रही हूँ, अलग अलग जो राहु केतु को लेकर धारणाएं हैं, डराने वाली धारणाएं हैं, साथ ही साथ शनि को लेकर जो डराने वाली धारणाएं हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको भी अब थोड़ा सा ये पॉडकास्ट देख के लगा होगा कि इतना ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं तो किसी अच्छे जोशी को अपनी कुंडली दिखाइए, और उसके बाद ही कुछ निर्धारित कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या हो सकता है आगे। और सबसे बड़ी बात, आप कर्म अच्छे कीजिए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बेहतरीन जाएगी। अब जो पिछले कर्म कर रहा है उनका कुछ नहीं कर सकते। इस जन्म में आप दान पुण्य कीजिए, कहते हैं दान पुण्य बहुत अच्छा कर्म होता है। श्रीमद् भगवद गीता में आता है, यज्ञ, दान और तप कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो चलिए, आप ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अपनी जीवन को खुशहाल बनाइए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? नमस्कार।
अच्छे कर्म करते रहिए जितना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस एक ट्रैक पकड़ लीजिए, में होता है या नहीं होता उसे ज़बरदस्ती करना है, जितना हो सकता है। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने 4 ही उपाय बताए हैं। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय चवित्तम। यानी गेयम गीता नाम सहस्त्रम, नित्य गीता का कुछ स्वाध्याय करें। ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। दीयम देन जनाय चवित्तम, ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद करें। सज्जन संगे चित्तम, सज्जन पुरुषों का यानी अच्छे संत वगैरह मिलते हैं उनका संग करें। तो आप इन 3-4 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ये जीवन भी सार्थक होगा और आने वाला जीवन भी सार्थक होगा। आपके घर में सब खुशियों से रहेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये साल बेहतरीन जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.